हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। बीपीएससी टीआरई 4.0 में इकोनॉमिक्स का सेट नंबर 4 आ गया है, जो आपके लिए रामबाण सिद्ध होने वाला है। इसमें जो भी प्रश्न पूछा गया है सभी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। चलिए आगे हम देखते हैं इकोनॉमिक्स का सेट नंबर 4 का पहला प्रश्न क्या कहता है। पहला प्रश्न कहता है ह्रासमान प्रतिफल का अर्थ है। पहला प्रश्न कहता है कि ह्रासमान प्रतिफल का अर्थ क्या है। इसमें 4 ऑप्शन दिया गया है, 4 में एक का आंसर सही है, बाकी 3 गलत है। पहला ऑप्शन कहता है परिवर्तन साधन के औसत उत्पादन में ह्रास। दूसरा कहता है स्थिर साधन के सीमांत उत्पादन में ह्रास। तीसरा ऑप्शन कहता है कुल उत्पादन में ह्रास। और चौथा ऑप्शन में कहता है स्थिर साधन के औसत उत्पादन में ह्रास। इसलिए इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, परिवर्तन साधन के औसत उत्पादन में ह्रास। चलिए अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 2। प्रश्न नंबर 2 कहता है कि एंजिल के नियम के अनुसार खाद्य पदार्थों की मांग की लोच क्या होती है। इसमें भी 4 ऑप्शन दिया गया है। पहला ऑप्शन है इकाई से कम होती है। दूसरा है इकाई के बराबर होती है। तीसरा ऑप्शन है इकाई से अधिक होती है। और चौथा है अनंत होती है। इसमें 4 ऑप्शन दिया गया है। इसका आंसर है ऑप्शन ए, सही आंसर होगा इकाई से कम होती है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 3। हम देखेंगे प्रश्न नंबर 3 को। इसमें कहा गया है कि कृषि मूल्य आयोग, जिसे अब कृषि लागत मूल्य आयोग के नाम से जाना जाता है, उसकी स्थापना किस वर्ष हुई थी। कृषि मूल्य आयोग पहले था, जिसे अब वर्तमान स्थिति में कृषि लागत एवं मूल्य आयोग के नाम से जाना जाता है। इसकी स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना जो हुई थी 1965 ईस्वी में हुई थी। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 4। क्या कहता है जो हम आगे देखेंगे। प्रश्न नंबर 4 कहता है कि 20वीं शताब्दी के अंतिम दशक में भारत की जनसंख्या में वृद्धि थी। क्या थी? 20वीं शताब्दी के दौर में जब चल रही थी, उसकी अंतिम दशक में भारत की जनसंख्या में वृद्धि हुई थी। कितनी प्रतिशत हुई थी? तो भारत की जनसंख्या में जो वृद्धि हुई थी वह वृद्धि 21.4% हुई थी। ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा 21.4%। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 5 में कहा गया है। प्रश्न नंबर 5 में कहा गया है कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का वह राज्य जिसमें निरक्षरता दर सबसे अधिक थी, तो वह राज्य जो था आपका बिहार था। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा बिहार। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 6 में कहा गया है कि वैश्विक सकल घरेलू उत्पादन में भारत का योगदान है कितना प्रतिशत है। तो वैश्विक क्षेत्र में सकल घरेलू उत्पादन में भारत का जो योगदान रहा है वह 3.1% रहा है। ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 7। इसमें कहता है प्रश्न नंबर 7 में कि राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना भारत सरकार द्वारा आरंभ की गई। कब की गई थी? यह जो आरंभ की गई थी 1999 ईस्वी में की गई थी। कब की गई थी? 1999 ईस्वी में। इसे इसका ऑप्शन डी होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 8। इसमें कहा गया है कि सरकार की जनसंख्या 2000 नीति का मध्यकालीन उद्देश्य कुल प्रजनन दर को प्रतिस्थापन दर तक ले आना है। किस वर्ष तक? तो यह जो प्रतिस्थापन दर तक ले आना है, यह नीति जो रखा गया है सरकार की जनसंख्या 2000 नीति का मध्यकालीन उद्देश्य
कुल प्रजनन दर को प्रतिस्थापन दर तक ले आना है, किस वर्ष तक ले आना है? तो यह 2010 तक ले आना था। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा, वर्ष 2010 तक। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 9। प्रश्न नंबर 9 में कहा गया है कि भारत में निम्नलिखित में से कौन सा अवस्थापना में सम्मिलित नहीं किया जाता है? भारत में निम्नलिखित में से कौन सा अवस्थापना में सम्मिलित नहीं किया जाता है? तो यह जो किया जाता है शिक्षा को नहीं किया जाता है। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा, शिक्षा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 10। इसमें कहा गया है प्रश्न नंबर 10 में वैश्विक व्यापार में भारत का नियोजित योगदान 2022 में है, कितना प्रतिशत है? तो वैश्विक व्यापार में भारत का नियोजित योगदान जो रहा है वह 1.6% रहा है। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 11 में कहा गया है कि साधन बाजार में जब कोई फर्म अपूर्ण प्रतियोगिता में होती है तो एमआरपी घटता है। क्या होता है? एमआरपी जो है घटता है, क्योंकि केवल सीमांत आय घटता है। ऑप्शन सी इसका सही ऑप्शन है, केवल सीमांत आय घटता है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 12 में कहा गया है कि गन्ने तथा चीनी के उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? गन्ने तथा चीनी के उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो पहला स्थान है। कौन सा स्थान है? पहला। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर होगा, पहला। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 13 में कहा गया है प्रश्न नंबर 13 में कि भारत में जन्म दर है, कितना प्रतिशत प्रति जनसंख्या, मतलब हजार में है। भारत में जन्म दर है क्या है? तो भारत में जो जन्म दर है 22.1 प्रति हजार, कितना? प्रति हजार जनसंख्या है। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर होगा, 22.1 प्रति हजार जनसंख्या। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 14 में कहा गया है कि भारत में मृत्यु दर है। उस समय 13 नंबर प्रश्न क्या कर रहा था? भारत में जन्म दर। अब 14 नंबर प्रश्न में कह रहा है भारत में मृत्यु दर है, प्रति हजार जनसंख्या कितना है? परसेंटेज में बतावें तो मृत्यु दर जो है 7.2 प्रति हजार जनसंख्या है। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 15 में कहा गया है कि भारत में साक्षरता दर है, कितना प्रतिशत है? भारत में जो साक्षरता दर है 78.1% है, 78.14% है। ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 16 में कहा गया है कि भारत में महिला साक्षरता दर है। भारत में महिला साक्षरता दर कितना है? तो भारत में महिला साक्षरता दर जो है 64.14% है। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 17 में कहा गया है प्रश्न नंबर 17 में कि भारत में संपूर्ण योजना काल में सकल फसल में क्षेत्रीय खाद्यान्न के अंतराल क्षेत्रफल का सापेक्षिक अंश है, क्या है? भारत में संपूर्ण योजना काल में सकल फसल क्षेत्र में खाद्यान्न के अंतर्गत क्षेत्रफल का सापेक्षिक अंश है, वह जो अंश है क्या है? घटा है। क्या है? घटा है। ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है
प्रश्न नंबर 18 कहता है कि निम्नलिखित कथनों में से कौन हरित क्रांति की प्रकृति को सबसे अधिक सही ढंग से वर्णित करता है। हरित क्रांति की प्रकृति को सबसे अधिक सही ढंग से जो वर्णित करता है वह है अधिक उपज देने वाली किस्मों का कार्यक्रम। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा, अधिक उपज देने वाली किस्मों का कार्यक्रम। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 19 में कहा गया है, प्रश्न नंबर 19 में कि नाबार्ड का मुख्य कार्य है क्या। नाबार्ड का मुख्य कार्य क्या है। तो नाबार्ड का जो मुख्य कार्य है वह ग्रामीण क्षेत्रों के विकास के लिए ऋण देता है, मुहैया करवाता है किसान भाइयों को। तो इसका ऑप्शन सी होगा, आंसर इसका क्या होगा, नाबार्ड का मुख्य कार्य क्या है, तो ग्रामीण क्षेत्रों के विकास के लिए ऋण देना, इसलिए इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 20 में कहा गया है कि निम्नलिखित संस्थाओं की स्थापना का सही अनुक्रम है। निम्नलिखित संस्थाओं की स्थापना का सही अनुक्रम जो है क्या है। तो पहला हो गया IFCI, दूसरा हो गया IDBI, तीसरा हो गया नाबार्ड, चौथा हो गया SIDBI। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 21, इसमें कहता है कि नीचे दिए गए बैंकों के राष्ट्रीयकरण का सही अनुक्रम क्या है। नीचे दिए गए ऑप्शन के अनुसार बैंकों के राष्ट्रीयकरण का सही अनुक्रम क्या है। तो सही अनुक्रम जो इसका है, पहला हो गया RBI, दूसरा SBI, तीसरा हो गया चौथा व्यापारिक बैंक, और उसके बाद हो गया 6 व्यापारिक बैंक। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 22। प्रश्न नंबर 22 में कहता है कि संतुलित विकास से तात्पर्य है क्या है। संतुलित विकास से तात्पर्य है क्या है। तो यह जो तात्पर्य है अर्थव्यवस्था के विभिन्न हिस्सों का समरूप विकास होगा। संतुलित विकास का मतलब होता है कि अर्थव्यवस्था के विभिन्न हिस्सों का समरूप विकास होगा। ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 23। इसमें कहा गया है कि आर्थिक वृद्धि को निम्न परिवर्तन से मापा जा सकता है। कैसे मापा जा सकता है, किसके द्वारा मापा जा सकता है। आर्थिक वृद्धि को निम्न परिवर्तन से मापा जा सकता है। तो यह जो मापा जाएगा राष्ट्रीय आय प्रति व्यक्ति कार्यशील जनसंख्या द्वारा। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 24। प्रश्न नंबर 24 में कहता है कि एक देश की विकास दर निर्धारित होती है। एक देश की विकास दर निर्धारित होती है, वह कैसे होती है निर्धारित। तो पूंजी संचय के द्वारा होती है। पूंजी संचय की दर द्वारा होती है। ऑप्शन बी इसका सही ऑप्शन होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 25 कहता है, क्या कहता है आगे हम देखेंगे। प्रश्न नंबर 25 कहता है कि मांग की आड़ी लोच होती है। मांग की आड़ी लोच होती है, वह क्या होती है। वह सदैव संयुक्त मांग वाली वस्तुओं में ऋणात्मक होती है। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 26। इसमें कहता है प्रश्न नंबर 26 में कि आर्थिक विकास के साथ राष्ट्रीय उत्पाद में द्वितीयक क्षेत्र का हिस्सा क्या होता है। यह जो होता है बढ़ता है। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 27 में कहता है कि मूल्य विभेद केवल
तभी लाभकारी होता है यदि मांग की लोच विभिन्न बाजारों में जिनमें कुल बाजार को विभाजित किया जाता है वह कहलाएगा, क्या कहलाएगा? विभिन्न हो। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। प्रश्न कहता है मूल विभेद केवल तभी लाभकारी होता है यदि मांग की लोच विभिन्न बाजारों में जिनमें कुल बाजार को विभाजित किया जाता है वह विभिन्न हो। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 28। प्रश्न नंबर 28 कहता है कि औसत वक्र के लिए कौन सा दूसरा नाम दिया जाता है? तो औसत वक्र के लिए जो नाम दूसरा दिया जाता है उसका नाम है मांग वक्र। ऑप्शन बी, क्या नाम है? मांग वक्र। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 29। क्या कहता है वह हम देखेंगे। प्रश्न नंबर 29 कहता है कि बाजार संरचना के किन प्रारूपों के अंतर्गत फर्म का अपने उत्पाद के मूल्य पर कोई नियंत्रण नहीं होता है? बाजार संरचना के किन प्रारूपों के अंतर्गत फर्म का अपने उत्पाद के मूल्य पर कोई नियंत्रण नहीं होता है? वह कहलाता है, क्या कहलाता है? पूर्ण प्रतियोगिता कहलाता है। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर होगा। ऑप्शन डी पूर्ण प्रतियोगिता। अगला प्रश्न 30 नंबर, चलिए आगे हम देखेंगे क्या कहता है। प्रश्न नंबर 30 कहता है कि उस बिंदु पर उपभोक्ता साम्य पर होता है जब बजट रेखा होती है। क्या होती है? बजट रेखा जो होती है उदासीन वक्र की स्पर्श रेखा होती है। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 31। प्रश्न नंबर 31 कहता है कि सरल रेखा वक्र की दशा में वह दो अक्षों पर मिले मांग की कीमत लोच रेखा के मध्य बिंदु पर होगी। वह जो होगी एक होगी। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 32 कहता है निम्नलिखित में से कौन सा मानवीय विकास सूचकांक का तत्व नहीं है? शोधित आय नहीं है। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 33। इसमें कहा गया है कि मजदूरी एवं लाभ में विलोम संबंध को सर्वप्रथम दर्शाया था। किसने दर्शाया था? मजदूरी एवं लाभ में विलोम शब्द को जो सर्वप्रथम दर्शाया था उस अर्थशास्त्री का नाम क्या है? तो उस अर्थशास्त्री का नाम है डेविड रिकार्डो। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा, डेविड रिकार्डो। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 34। प्रश्न नंबर 34 कहता है आर्थिक समृद्धि के साथ साथ राष्ट्रीय आय में सेवाओं के क्षेत्र का योगदान सामान्यतः क्या होता है? बढ़ता है या घटता है या स्थिर बना रहता है या अस्थिर हो जाता है? क्या होता है? तो इसका सही आंसर होगा बढ़ता है। ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 35। इसमें कहा गया है कि प्रचलित कीमतों पर प्रति व्यक्ति आय की वृद्धि दर के स्थिर कीमतों पर प्रति व्यक्ति आय की वृद्धि दर से अधिक होने का कारण है। क्या कारण हो सकता है? समृद्धि दर का धीमा होना, जनसंख्या की वृद्धि दर, मुद्रास्फीति या उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका क्या कारण हो सकता है? तो इसका जो कारण हो सकता है मुद्रास्फीति। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर होगा, मुद्रास्फीति। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 36। प्रश्न नंबर 36 में कहा गया है कि प्रतिष्ठित अर्थशास्त्रियों के विकास सिद्धांत में निम्नलिखित में से कौन एक परिकल्पना नहीं है? कौन नहीं है? इसमें 4 ऑप्शन दिया गया है
जिसमें एक का उत्तर सही है, बाकी 3 गलत है। तो इसमें जो सही उत्तर है ए, ऑप्शन ए, वास्तविक मजदूरी दर प्रथानुसार निर्धारित होती है, या जो एक परिकल्पना नहीं है, बाकी सब है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 37 में कहा गया है कि श्रीमती जॉन रॉबिन्स के विकास मॉडल में निम्नलिखित में से कौन सी मान्यता सही है। श्रीमती जॉन रॉबिन्स के विकास मॉडल में निम्नलिखित में कौन सी मान्यता सही है। इसमें 4 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है श्रमिकों की पूर्ति कम है, मतलब श्रमिकों की पूर्ति कम है। दूसरा है तकनीकी विकास की प्रौद्योगिक होगा। तीसरा है मूल स्तर में जड़ता है। चौथा है कि संपूर्ण आय 2 वर्गों में वितरित होती है, श्रमिकों तथा पूंजीपतियों में। इसमें सही ऑप्शन होगा डी, संपूर्ण आय 2 वर्गों में वितरित होती है, श्रमिकों तथा पूंजियों में। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 38 कहता है प्रश्न नंबर 38 कहता है निम्नलिखित में किस देश ने WTO की सदस्यता 11 दिसंबर 2001 को ग्रहण की। 11 दिसंबर 2001 को ग्रहण की है। किस देश ने WTO की सदस्यता, या जो सदस्यता ग्रहण की है चीन ने की है। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा, चीन। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 39। चलिए क्या कहता है 39 प्रश्न हम देखेंगे। 39 कहता है WTO है क्या है। WTO जो है क्या है? वैधानिक संस्था है, सलाहकारी संस्था है, गैर वैधानिक संस्था है, या उपयुक्त में से कोई नहीं। ऑप्शन के अनुसार इसका सही आंसर होगा डी, उपयुक्त में से कोई नहीं है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 40। इसमें कहा गया है प्रश्न नंबर 40 में कि भारत के लिए मजदूरी वस्तु मॉडल किसने प्रतिपादित किया। भारत के लिए मजदूरी वस्तु मॉडल किसने प्रतिपादित किया। तो यह जो प्रतिपादित करने वाला व्यक्ति है प्रो CN वकील एवं प्रो CR ब्रह्मानंद। ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 41। क्या कहता है, चलिए आगे हम देखते हैं प्रश्न नंबर 41। इसमें कहा गया है प्रश्न नंबर 41 में कि सेंट्रल बैंक जिस दर पर बिल पर छूट देती है उस दर को कहते हैं। सेंट्रल बैंक जिस दर पर बिल पर छूट देती है उस दर को क्या कहते हैं। तो उस दर को हम कहते हैं छूट का दर। ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 42। प्रश्न नंबर 42 कहता है कि भारत में वर्तमान में प्रचलित थोक कीमत निर्देशांक के लिए आधार वर्ष निम्न में से कौन सा है। तो इसका जो आधार वर्ष रहा है वह 2012 से 13 रहा है। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 43। प्रश्न नंबर 43 कहता है 43 कि शुद्ध एकाधिकार में निहित है कि उसके उत्पाद की मांग की आड़ी लोच हो। क्या हो? तो शून्य हो। क्या हो? शून्य। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा, शून्य। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 44। प्रश्न नंबर 44 में साफ कहा गया है कि स्थिर लागतें वे लागतें होती है, स्थिर लागतें वे लागतें होती है जिनका उत्पादन वृद्धि से संबंध नहीं होता है।
ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा, जिनका उत्पादन वृद्धि से संबंध नहीं होता है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 45। इसमें कहा गया है प्रश्न नंबर 45 में कि एकाधिकार फर्म का मांग वक्र होता है, क्या होता है? तो यह जो होता है शुद्ध प्रतिस्पर्धा वाली फर्म के मांग से कम लोचदार होता है। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 46 में कहा गया है, प्रश्न नंबर 46 कहता है कि उत्पादन निशेषण प्रमेय उपलक्षित करता है, क्या करता है? उत्पादन निशेषण प्रमेय उपलक्षित करता है, या जो करता है पैमाने का स्थिर प्रतिफल। ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 47। प्रश्न नंबर 47 कहता है कि केवल एक विशिष्ट उपयोग में आने वाले उत्पादन के साधन की अवसर लागत होती है, क्या होती है भाई? यह जो होती है अनंत भी होती है, सेवाओं के मूल्य, आर्थिक संसाधनों के मूल्य, और डी में ऑप्शन दिया है उपयुक्त सभी, तो इसका सही आंसर होगा उपयुक्त सभी। अनंत भी होती है, सेवाओं के मूल्य भी होती है, और आर्थिक संसाधनों के मूल्य भी होती है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 48। क्या कहता है जो हम देखेंगे, प्रश्न नंबर 48 कहता है कि व्यष्टि आर्थिक अध्ययन करता है कि एक स्वतंत्र सहशोधमी अर्थव्यवस्था किस प्रकार निर्धारित करता है। व्यष्टि आर्थिक अध्ययन करता है कि एक स्वतंत्र सहशोधमी अर्थव्यवस्था किस प्रकार निर्धारित करता है, या जो करता है वस्तुओं के मूल्य, सेवाओं के मूल्य, आर्थिक संसाधनों के मूल्य, उपयुक्त सभी। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर होगा, उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 49 में कथन के माध्यम से इसको उत्तर देना है। पहला कथन कहता है, कथन ए कि विकास का प्रबल प्रयास सिद्धांत बड़े पैमाने के विकास प्रयासों की मांग करता है। आर में है कारण, इसका कारण है कि सभी विकासशील देश क्षेत्रफल व जनसंख्या में वृहद होते हैं। सही उत्तर का चुनाव नीचे दिए गए कूट से कीजिए। इस कूट में उत्तर दिया है, क्या दिया है भाई? कूट में इसका उत्तर दिया है ए सही है परंतु आर गलत है। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 50 में कहा गया है कि वर्तमान में भारत अनुसंधान और विकास पर अपने जीडीपी का खर्च करता है। भारत अनुसंधान और विकास पर अपने जीडीपी का खर्च करता है वर्तमान स्थिति में, तो कितना प्रतिशत करता है? तो यह जो करता है 0.7% करता है। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 51। प्रश्न नंबर 51 में कहता है कि अर्थशास्त्रियों और उनके द्वारा प्रतिपादित सिद्धांतों के निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित है? कौन सा एक सही सुमेलित है? तो यह जो सही सुमेलित है हर्समैन असंतुलित समृद्धि की रणनीति। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 52 कहता है, प्रश्न नंबर 52 कहता है कि ओहलीन और हेक्स्चर के अनुसार वस्तुओं के सापेक्षिक मूल्यों और राष्ट्रों के बीच व्यापार में अंतर का सबसे महत्वपूर्ण कारण है। इसका महत्वपूर्ण कारण क्या है?
इसका जो महत्वपूर्ण कारण है साधन संपदा। ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा, साधन संपदा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 53। क्या कहता है, चलिए आगे हम देखेंगे। प्रश्न नंबर 53 कहता है संरक्षण का शिशु उद्योग तर्क। संरक्षण का शिशु उद्योग तर्क जो है, तर्क देश के भुगतान शेष में असंतुलन दूर करने के उद्देश्य से आयातों पर प्रतिबंध लगाने के लिए दिया जाता है। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 54। प्रश्न नंबर 54 कहता है कि रिकार्डो द्वारा अपनाई गई मान्यताओं में से हैवरलर ने कौन सी मान्यता छोड़ दी। रिकार्डो द्वारा अपनाई गई मान्यताओं में से हैवरलर जो है वह कौन सी मान्यता छोड़ दी। हैवरलर जो मान्यता छोड़ दी थी वह मान्यता का नाम है कि दोनों वस्तुओं की उत्पादन लागतें श्रम की इकाइयों में परिकल्पित की जाती है। ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। रिकार्डो द्वारा जो अपनाई गई थी मान्यता उसको हैवरलर ने छोड़ दी और जिसको जो छोड़ी है हैवरलर वह जो है दोनों वस्तुओं की उत्पादन लागतें श्रम की इकाइयों में परिकल्पित की जाती है, इसी को छोड़ दी। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 55 कहता है कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में एक गतिशील और विकासशील देश की विशेषता उसके द्वारा नव प्रवर्तन की दर से जानी जाती है, जिसमें सम्मिलित है। क्या सम्मिलित है भाई? इसमें जो सम्मिलित है नवीन वस्तुओं एवं उत्पादन प्रक्रियाओं की संख्या जो देश प्रति वर्ष अपनाता है। बी में है देश के द्वारा आधुनिक तकनीक के आयात करने तथा अनुकूलन करने की गति। या दोनों जो है सम्मिलित है, इसलिए इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, ए और बी दोनों। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 56 कहता है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में प्रस्ताव वक्र का संबंध है किनसे है। इनका जो संबंध है एजवर्थ मार्शल से है। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा एजवर्थ मार्शल से। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 57 कहता है कि असंतुलित विकास की रणनीति का परामर्श दिया किसने दिया है। तो यह जो परामर्श दिया है हर्षमैन ने दिया है। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 58। इसमें कहा गया है कि हेरॉड मॉडल में G = GW बड़ा है GN होता है, तो इसका अर्थ है क्या होगा। इसका अर्थ होगा अस्फीति। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर क्या होगा, अस्फीति। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 59 में कहा गया है कि सामाजिक द्वैत का सिद्धांत प्रस्तुत किया किसने किया था। तो सामाजिक द्वैत का सिद्धांत जो प्रस्तुत किए थे वह किए थे बोके ने। ऑप्शन ए कौन किए थे, बोके ने। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 60। प्रश्न नंबर 60 कहता है कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार अब विकास का इंजन नहीं रहा। इस विचार को प्रस्तुत किया किसने किया। तो प्रस्तुत करने वाले अर्थशास्त्री थे वाइनर ने। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर होगा। वाइनर ने कहा है कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार अब विकास का इंजन नहीं रहा है।
अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 61। इसमें कहा गया है कि व्यापार शर्तों की प्रस्तुति विकासशील देशों के हित के विपरीत बदलने की रही है, इस विचार का प्रतिपादन किया किसने किया? तो यह जो प्रतिपादन करने वाले अर्थशास्त्री थे सिंगर प्रेविस्ट ने किया। इन्होंने कहा कि व्यापार शर्तों की प्रस्तुति विकासशील देशों के हित के विपरीत बदलने की रही है, इस विचार का प्रतिपादन किया सिंगर प्रेविस्ट ने। ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 62 में कहा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा मानवीय विकास सूचकांक का तत्व नहीं है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, निर्धनता रेखा से नीचे के लोगों की जनसंख्या। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 63। प्रश्न नंबर 63 कहता है कि जनसांख्यिकी संक्रमण सिद्धांत में निम्नलिखित चरण हैं, कौन कौन से चरण हैं? तो इसका जो चरण है पहला हो जाएगा ऊंची जन्म दर और ऊंची मृत्यु दर के कारण स्थिर जनसंख्या। दूसरा हो जाएगा ऊंची जन्म दर और नीची मृत्यु दर के कारण जनसंख्या में तीव्र वृद्धि। और तीसरा हो जाएगा नीची जन्म दर तथा नीची मृत्यु दर के कारण स्थिर जनसंख्या। इसलिए इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है सुमेलित कीजिए। इसमें 64 नंबर प्रश्न कहता है सुमेलित कीजिए। तो 64 का आंसर होगा बी, सुमेलित करना है। द स्ट्रक्चर ऑफ अमेरिकन इकोनॉमी, या जो लिखे थे लियोनेटिव लिखे थे। बी का हो जाएगा एशियन ड्रामा। इसका हो जाएगा 1 नंबर प्रॉब्लम्स ऑफ कैपिटल फॉर्मेशन इन अंडर डेवलप्ड कंट्रीज। इसका हो जाएगा 2 नंबर आर्नर्क्स। और तीसरा है एकोमुलेशन ऑफ कैपिटल। इसका हो जाएगा जे रॉबिन्स। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 65। कहता है प्रदर्शन प्रभाव का अर्थ है क्या है? प्रदर्शन प्रभाव का अर्थ है किसी प्रयोग का प्रभाव। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 66। इसमें कहा गया है निम्नलिखित विकास में कौन सा एक बाजार नियम से समर्थन करता है? निम्नलिखित में से विकास में से कौन सा एक बाजार नियम से समर्थन पाता है? करता नहीं है, पाता है। तो समर्थन पाता है वह A.O. हार्शमैन का सिद्धांत। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 67। इसमें कहा गया है कि निम्नलिखित अर्थशास्त्रियों में से किसने पंगु स्वर्णकाल का विचार दिया? पंगु स्वर्णकाल का विचार दिया तो वह अर्थशास्त्री का नाम है जे रॉबिन्स। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 68। कहता है मुद्रास्फीति लाभ पहुंचाती है, किस क्षेत्र में पहुंचाती है? तो मुद्रास्फीति जो लाभ पहुंचाती है ऋणी को पहुंचाती है। किसको पहुंचाती है? ऋणी को। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है 69। इसमें कहा गया है यदि मुद्रा की मांग पूर्ण ब्याज लोचदार हो तो प्रसारण मौद्रिक नीति की कारगरता जो होती है
वह होती है अधिकतम होती है। यदि मुद्रा की मांग पूर्ण ब्याज लोचदार हो तो प्रसरण मौद्रिक नीति की जो कारगरता होती है वह होती है अधिकतम होती है। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 70 में कहा गया है कि भारतीय रुपये के बाध्य मूल्य का सबसे अंत में अवमूल्यन किया गया। भारतीय रुपये के बाध्य मूल्य का सबसे अंत में अवमूल्यन किया गया, कब किया गया था? तो यह जो किया गया था 1991 में किया गया था, जुलाई 1991 में। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 71। इसमें कहा गया है प्रश्न नंबर 71 में, यदि ब्याज की दर बढ़ेगी तो बॉन्डधारी लोग बॉन्डों पर पूंजीगत हानि उठाएंगे। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 72 में कहा गया है, प्रश्न नंबर 72 कहता है कि शुद्ध एकाधिकार में निहित है कि उसके उत्पाद की मांग की आड़ी लोच हो, तो यह जो लोच होगी शून्य होगी। क्या होगी? शून्य। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर होगा, शून्य। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 73। इसमें कहा गया है कि भारत में समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम कब प्रारंभ किया गया? भारत में समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम कब प्रारंभ किया गया? तो यह जो प्रारंभ किया गया था 1978 से 1979 के बीच में किया गया था। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 74 में कहा गया है कि संगठित क्षेत्र में नौकरी करने वाले कितने कर्मचारी हैं? संगठित क्षेत्र में नौकरी करने वाले कितने कर्मचारी हैं? तो यह जो कर्मचारी हैं 4.2 करोड़ हैं। कितना है? 4.2 करोड़। इसलिए इसका सही आंसर होगा ऑप्शन 2, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 75 कहता है कि भारत में निम्नलिखित में से किस राज्य की प्रति व्यक्ति आय सबसे अधिक है? भारत में निम्नलिखित में से किस राज्य की प्रति व्यक्ति आय सबसे अधिक है? तो सबसे अधिक कहाँ है? महाराष्ट्र में, हरियाणा, पंजाब, दिल्ली। कहाँ है? तो यह जो है दिल्ली में है। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 46। इसमें कहता है 46 नंबर प्रश्न में कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रत्यक्ष कर है? प्रत्यक्ष कर की बात करता है प्रश्न नंबर 46 में। तो इसका सही आंसर होगा इनमें से कोई नहीं है। बिक्री कर अप्रत्यक्ष कर है, सीमा शुल्क अप्रत्यक्ष कर है, उत्पाद शुल्क अप्रत्यक्ष कर है, लेकिन प्रत्यक्ष कर नहीं है। इसलिए इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 77। इसमें कहा गया है कि संगम योजना का उद्देश्य है क्या है? तो संगम योजना का जो उद्देश्य है विकलांगों के कल्याण में वृद्धि हो। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर होगा, विकलांगों के कल्याण में वृद्धि हो। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 78 में कहा गया है कि भारत में 1 रुपये के नोट पर किसके हस्ताक्षर होते हैं? तो भारत में 1 रुपये के नोट पर वित्त मंत्रालय के सचिव के हस्ताक्षर होते हैं। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 79 में कहता है कर संरचना संबंधी सुधारों के लिए गठित की गई समिति निम्नलिखित में से कौन सी थी? कर संरचना संबंधी सुधारों के लिए जो गठित समिति हुई थी उस समिति का नाम क्या है? क्या रखा गया? तो उस समिति का जो नाम रखा गया है चिलैया समिति। ऑप्शन बी चिलैया समिति। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 80। इसमें कहा गया है कि इंडिया ब्रांड इक्विटी फंड की स्थापना किस वर्ष हुई?
या इकोनॉमिक्स का चौथा सेट का लास्ट प्रश्न है, सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसका सही उत्तर होगा 1996। प्रश्न क्या कहता है, इंडिया ब्रांड इक्विटी फंड की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो 1996 में हुई थी। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए। इसी के साथ इकोनॉमिक्स का चौथा सेट का लास्ट प्रश्न के साथ समाप्त होता है।